नमस्कार साथियों, मैं दिवाकर दवे, जिसे आप डीडी सर के नाम से जानते हैं, वाइस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली 2 क्लासों में आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण कुछ समसामयिकी के सवाल देखे थे और मैंने आपसे कहा था कि जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो अपनी कंक्लूडिंग क्लास है और इसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं वो अपन इसी क्लास में पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है और इससे सबसे अधिक सवाल आने की भी संभावनाएं रहती है। आज जो टॉपिक है जिस पर हम सवाल पढ़ने वाले हैं और जिस पर डिस्कस करेंगे वह है हमारा राजस्थान का बजट। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा एवं कृषि एवं पशुओं गणना से भी संबंधित कुछ सवाल रहेंगे। तो मुख्य रूप से जो आर्थिक समीक्षा और राजस्थान बजट से जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो अति महत्वपूर्ण, देखिए सवाल तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है प्रश्न के अंदर जो यह तय करती है कि ये सवाल है जो पेपर में देने लायक बनता है कि नहीं बनता है। उसको बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद में मैंने कुछ प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया है। वही प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलिए अपन ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। कुछ मैं आपको राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था और राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा है उस आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ की पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उसको करेंगे, वो भी मैं आपके लिए, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है कुछ आगामी परीक्षाओं के लिए, तो ज़्यादा समय अपन ख़राब नहीं करेंगे। मैंने वह लिख लिया है, तो बने रहिए मेरे साथ में कुछ समय के लिए। मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि जब आप ये 3 क्लासें देख लेंगे और इसके सवाल आप देख लेंगे तो आपको इन परीक्षाओं में कई ऐसे प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन राजस्थान की। तो राजस्थान में जो अभी राजस्थान का जो बजट पेश हुआ है उस आपको सबको वैसे पता होगा कि जो बजट, ये जो शब्द है बजट, ठीक है ना, एक्चुअल में ये आर्थिक समीक्षा, ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। बजट क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है बजट शब्द का। जहां भी वर्णन मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण का मिलेगा। अनुच्छेद 112 की बात करेंगे तो वो भी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करेगा। ये जो बजट शब्द है इसका वार्षिक वित्तीय विवरण से कोई मतलब नहीं है। बजट शब्द का कभी कभी शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। तो चमड़े का थैला होता है, ऐसा ध्यान रखना। कभी कभी शाब्दिक अर्थ पूछ लेते हैं, तो बजट शब्द का कहीं भी वित्तीय विवरण से लेना देना नहीं है। और जब भी वित्तीय विवरण की बात करेंगे या बजट की जो बात करेंगे अपन, तो वह आगामी वित्त वर्ष में हम जो क्या खर्चा करने वाले हैं उससे संबंधित वो, और क्या क्या हमारे खर्चे होंगे, क्या राजस्व की प्राप्तियां होने वाली है और क्या हम व्यय करने वाले हैं, उससे संबंधित रहता है। तो इसका जस्ट हमने जो खर्चा कर चुके हैं उसे बोलते हैं आर्थिक समीक्षा। जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर हमने जो खर्चा किया है और किन किन में हमारी तरफ से राजस्व प्राप्तियां हुई है उनका जब विवरण देखते हैं तो वह आर्थिक समीक्षा होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनसे सवाल बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान का जो हमें पूरा का पूरा अगर जीडीपी देखें कि जो उत्पाद है पूरा का पूरा राजस्थान का उत्पाद है, तो हम उसको 2 मूल्यों पर देखते हैं, एक स्थिर मूल्य पर, एक प्रचलित मूल्य पर। सीधा सा सवाल इससे आता है कि राजस्थान की जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर क्या है, या राजस्थान की प्रचलित मूल्य पर। याद रखना, तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था का आकार है इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? हमारा अर्थव्यवस्था का आकार है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी है? तो है 11,96,137 करोड़, या इसको ये भी बोल सकते हैं 11.96 लाख करोड़। ठीक है ना, 11,96,137 करोड़ किस पर है? प्रचलित मूल्यों पर है। ध्यान रखना ये चीज, राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? 11.96 लाख करोड़। 11.96 लाख करोड़, या इसको अगर पूरा लिखें तो क्या लिखेंगे? 11,96,137 करोड़ रुपए प्रचलित मूल्यों के ऊपर है। स्थिर मूल्यों की बात करेंगे तब कितना हो जाएगा? 7,33,017 करोड़। 7.33 करोड़ बोलते हैं। 2 चीजें याद रखना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार प्रचलित मूल्य पर 11,96,137, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार या जीडीपी स्थिर मूल्य पर 7,33,017 करोड़ रुपए। दूसरी बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी सवाल आपसे सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय ये वार्षिक गणना के आधार पर होती है।
ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो प्रचलित मूल्यों पर है वह है 1,35,218, 1,35,218 रुपए, ठीक है। और स्थिर मूल्य पर बात करेंगे तो 81,231 रुपए हैं। वापस से देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में प्रचलित मूल्य पर 1,35,218, स्थिर मूल्य पर 81,231। चार चीजें, चार सवाल है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर हम अर्थव्यवस्था का आकार पढ़ेंगे प्रचलित मूल्य पर 11,96,131, स्थिर मूल्य पर 7,33,017। प्रति व्यक्ति आय पूछेंगे प्रचलित मूल्य पर 1,35,218, स्थिर मूल्य पर 81,231। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो प्रचलित मूल्य पर हमेशा आपको आंकड़े स्थिर मूल्य से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रवार योगदान। हमारी जो जीडीपी है उसमें हमें जो प्राप्तियां होती है वह प्राप्तियों में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, सबसे कम किसका रहता है। तो क्षेत्रवाद या योगदान की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो इस बार हम प्रचलित मूल्य पर बात करते हैं तो इस बार सबसे ज्यादा जो योगदान हमें कहां से मिला है, सेवाओं से मिला है, ठीक है। प्रचलित मूल्य पर देखेंगे कैसे है, तो क्षेत्रवार जब योगदान की बात करेंगे तो वो प्रचलित मूल्य पर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा देखिए 45.10% जो हमारा योगदान रहा है वो सेवाओं से हमें प्राप्तियां मिली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो कृषि के अंदर 30.23 और उद्योग के अंदर 24.67। यही बात हम स्थिर मूल्य पर करते हैं क्षेत्रवार योगदान की तो हमें देखने को मिलेगा कि सेवाओं के अंदर 44.81 और कृषि के अंदर 28.85 और उद्योग के अंदर 26.34। ये प्रतिशत है, ठीक है ना। यह सवाल सीधा आता है, पहले जो मैंने बताया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, स्थिर और प्रचलित, राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्थिर और प्रचलित, और राजस्थान में क्षेत्रवार योगदान क्या है। तो क्षेत्रवार में भी स्थिर योगदान क्या रहेगा, तो कृषि के अंदर 28.85, एक दो बार आप पढ़ोगे तो भी याद हो जाए, कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34 और सेवाओं में 44.81। प्रचलित मूल्य पर कृषि के अंदर 30.23, उद्योग के अंदर 24.67 और सेवाओं के अंदर 45.10%। दो चार बार आप पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा और यहां से आपको सीधा प्रश्न मिलता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले इस पीडीएफ के अंदर डाला है। नेक्स्ट देखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन, यह भी आर्थिक समीक्षा के अंदर आया है। पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसके अंदर अपना जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 225.20 लाख मैट्रिक टन है, ठीक है। अधिष्ठापित ऊर्जा की बात करें, जो हमारे पास में जो ऊर्जा है, जो हम बिजली की बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर यह 23,321 मेगावाट हम राजस्थान के अंदर अधिष्ठापित ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा भी कई सौर ऊर्जा के प्लांट अभी प्रस्तावित है, तो यह और ऊर्जा अपनी अधिष्ठापित नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में अपन को बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की जीडीपी में राजस्थान का कितना योगदान है, तो भारत की जो जीडीपी है उसके अंदर जो हम 11.96 लाख की बात करें तो वो कितना है, 11.96 लाख भारत की जीडीपी का 5.15% है। प्रचलित मूल्यों की बात हो रही है, ठीक है, 5.15% है। नेक्स्ट अपन कुछ प्रश्नों पे चलते हैं जो राजस्थान के बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पहला सवाल है, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में मई 2022 में किए गए संशोधनों के अनुसार, देखो यह नीति कब आई थी, 2019 में, मई 2022 में किए गए संशोधनों में 2022 में किए गए संशोधनों के अनुसार मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए कितना फीसदी अनुदान दिया जाएगा। मिलेट फीसदी के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा, तो यहां पर याद रखना 50% अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 में किए गए संशोधनों के अनुसार सरसों खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए, कौन सी, सरसों खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किन जिलों में 50% तक अनुदान दिया जाएगा। जिस अभी 50% अनुदान की बात की थी तो थोड़ा सा मत्स्य संघ याद रख लेना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन सा है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। नेक्स्ट देखिए, 15 अप्रैल 2022 को हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के अनुसार अक्षय ऊर्जा निगम किस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 10,000 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करेगा। देखो कौन सा है ये, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सीधे सवाल है, आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
और ये सीधे सीधे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अभी जो अपन ने बात की थी कि क्षेत्रवार योगदान क्या है, तो यहां पर देखो क्षेत्रवार योगदान जो पूछा है, सबसे पहले चेक करना है कौन सी कीमत पे पूछा है, स्थिर या प्रचलित। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, स्थिर कीमतों पर पूछा है। तो क्षेत्रवार योगदान की बात करेंगे तो यहां पर कृषि के अंदर कितना है, उद्योग में कितना है और सेवाओं का कितना है। तो अपन को सबको अपन ने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो है वो सेवाओं के अंदर है। तो ये जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है और जिसका अपन योगदान की बात कर रहे हैं स्थिर कीमतों पर, तो कृषि उद्योग सेवाएं जो अपन ने पढ़ा था, अगर आपको पॉइंटों में नहीं याद रहे तो भी आपको याद रखना है कि कृषि उद्योग सेवाएं 28, 26, 44, कृषि उद्योग सेवाएं 28, 26, 44। तो ऐसा कौन सा उत्तर है, देखो कृषि उद्योग सेवाएं स्थिर पर 28, 26, 44। तो यह आपको मिलेगा ए का 3, 28.85, उद्योग 26.34 और सेवाएं 44.81। तो क्या हो गया, 3, 1 और 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सकल स्थिर कीमतों के ऊपर क्षेत्रवार योगदान। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर, जो ये स्थिर कीमतों का आंकलन जो 2011-12 के अनुसार होता है, एवं प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितनी है। देखो पहले क्या लिखा है, स्थिर कीमतों पर, दूसरे बाद में प्रचलित। मैंने आपको पहले बताया प्रचलित हमेशा ज्यादा होगी, प्रचलित हमेशा ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्थिर कम जो आएगी वो पहले आएगी और प्रचलित है जो बाद में आएगी। तो देखो ये ऑप्शन तो कट ही गया ना। ठीक है, ये भी ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि स्थिर कीमतों पर कितनी है, 81,231 और प्रचलित कीमतों पर 1,35,218। तो यह इसका आंसर है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, इसमें अपन को मिलान करना है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक। देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो है 2016, इसका आधार वर्ष है, अपन आधार वर्ष की बात कर रहे हैं। दूसरी बात करेंगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, तो इसका आधार वर्ष जो है वो है 2011-12, याद रखना। और नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक, तो इसका आधार वर्ष क्या है, 1999-2000 है। ये तीन इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल सीधा आता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो आपको ये याद रखना है। ये ऑप्शन किस में मिलेगा, देखो ऑप्शन क्या बन गया है, 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है। राज्य में किस में नहीं किया जाता है, देखो ये अजमेर किसी जमाने में था, ऐसा नहीं कि अभी नहीं किया जा रहा है, अभी इसकी जगह पर कोई और आ गया। वो कौन आ गया है वो अपन देखते हैं आगे वाले प्रश्न में। किसका नहीं किया जा रहा है, इसमें अजमेर का नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। देखो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के अंदर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, CPI IW से किया जाता है। सीधा सा सवाल है, आपको इतना याद रखना है। ज्यादा डिटेल में अभी जा नहीं सकते क्योंकि इतना अपने पास समय नहीं बचा है, अपना पेपर आगामी कुछ ही दिनों में होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 में राजस्थान में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी। देखो विदेशी पर्यटक पूरा पूछ लेंगे तो कुछ आंसर अलग हो सकता है, विदेशी पर्यटकों की बात करेंगे तो 0.35 लाख है। ठीक है ना, मतलब 35,000 के आसपास। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा है, ये पढ़ चुके अपन, 11.96 लाख करोड़। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है। देखो इसने कुछ पूछा नहीं तो प्रचलित के अंदर आ गई, 1,35,218। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2020, राजस्थान बजट 2022-23 कब पेश किया गया था। 2022-23 कब पेश किया गया, पिछली बार देखो 24 फरवरी को, तो इस बार एक दिन पहले कर दिया, 23 फरवरी को। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। कितने दिवस का रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है, पहले भी अपने पढ़ा है, 100 दिवस का। राजस्थान बजट, देखो शब्द यहां पर क्या रहा, राजस्थान बजट। अभी जो सवाल आ रहे हैं सब राजस्थान बजट के। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले 100 का मिलता था, अभी 25 दिन और बढ़ा दिए, कितना हो गया, 125 हो गया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा, जयपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहां की जाएगी। देखिए ये ध्यान रखना, आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की बात हो रही है, वह कहां की जाएगी, जोधपुर में
की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने स्थानों पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एवं इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? राजस्थान में कितनी जगह पर नॉलेज सर्विस एवं एजुकेशन हब बनाए जाएंगे राजस्थान में? तो इसमें जो उत्तर है वह क्या है कि 4 जगहों पर यह इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की कहां पर की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहां पर की जाएगी? पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोलियम, देखो अभी कहां पर है जहां रिफाइनरी लगने की बात चल रही है, तो वो पचपदरा में की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? जामडोली में की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पालनार योजना में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखो पहले भी अपने पढ़ा था 1500 के 2500 हुए थे, तब मैंने बताया था कि 500 के भी कितने हो गए? 1500 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? 10 करोड़ से कितनी कर दी है? 25 करोड़ रुपए कर दी है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क निम्न में से कहां स्थापित किया जाएगा? राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट, देखो ई वेस्ट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो हमने इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसका जो पार्क बनाया जा रहा है, मतलब इसको रिसाइकल करने का जो पार्क बनाया जा रहा है वो कहां बनाया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि कितने करोड़ कर दी गई है? पर्यटन विकास कोष की राशि कितनी कर दी गई है? 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार वांगड़ टूरिस्ट सर्किट में किन स्थानों पर विकास किया जाएगा? वांगड़ टूरिस्ट सर्किट के अंदर देखो, वांगड़ जब बात आती है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में यह किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन देने की घोषणा की गई? देखो पैरा ओलंपिक, पहले भी ओलंपिक खिलाड़ियों को जमीन देने की घोषणा की थी, तो वैसे ही पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी कर दी। कितने बीघा कर दी है? 25 बीघा जमीन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहां पर क्या है? असत्य कथन का, कि जैसे CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा की है, यह बिल्कुल सत्य कथन है। इसके अंतर्गत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। महिला सुरक्षा के लिए RISF का चयन किया जाएगा, है ना, महिलाओं के अलग से RISF बनेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों सत्य है। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा हो गया? तो यह इसमें असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में राज्य सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे? कितनी महिलाओं को दिए जाएंगे? तो 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1800 करोड़ की लागत से किस जिले में बूजा तथा चक बांधों का निर्माण किया जाएगा? देखो 2 बांधों के निर्माण की बात हुई है, किस जगह पर किया जाएगा? बूजा तथा चक बांधों का निर्माण किया जाएगा, यह उदयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बजट 2022-23 में प्रारंभ की गई कैप्टिव एनिमल्स स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैप्टिव एनिमल्स स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य यहां पर क्या है? तो वन्य जीवों को गोद लेना। देखो कैप्टिव एनिमल्स स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप शब्द आ रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ सौजन्य होना चाहिए, तो वन्य जीवों को गोद लेने के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? देखो राजस्थान बजट के संदर्भ में जब बात करते हैं सत्य कथन की, राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया गया था, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया, बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23 में पेश किया गया, यह भी सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में घोषणा की गई है, यह राज्य के सभी जिलों में लागू होगी, बिल्कुल राज्य के सभी जिलों में लागू होगी।
दूसरी संतान पर 6,000 रुपये पोषण का व्यय दिया होगा। 6,000 रुपये पोषण, बिल्कुल दूसरी संतान होने पर आपको 6,000 रुपये उस माता को लाभार्थी के रूप में 6,000 रुपये मिलेंगे। 200 को 10 करोड़ रुपए का व्यय बताया, तो उपरोक्त सभी कथन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? अभी अपन ने बात की किस विभाग का किया गया है, कृषि विभाग का अलग से पेश किया गया है। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो 11 जिलों में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? देखो 11.96 अपन ने पढ़ा था प्रचलित मूल्य पर, और यहां पर किसकी बात हो रही? स्थिर मूल्य पर, तो वो कितना था? 7.33 पढ़ा था अपन ने, तो 733,017 करोड़। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है? प्रचलित कीमतों पर, देखो स्थिर मूल्य पर अभी देखा था, यह है 11,96,137 करोड़ रुपए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार स्थिर तथा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? अभी अपन ने देखा था 44% के आसपास दिख रहा था, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? कृषि क्षेत्र का कितना है? तो अपने बात की 28, 26, 44, 28, 26, 44। तो देखो 28 के दो ऑप्शन मिल रहे हैं, 28.05 या 28.85। तो इसका आंसर क्या था? 28.85। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? प्रचलित कीमतों पर, देखो स्थिर कीमतों पर अभी पढ़ा था। नेक्स्ट अपना सवाल क्या आ गया? प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर अपना कितना है? 30.23% है, ठीक है ना। वो अपन जो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड पढ़ी थी उसमें ये सब लिखा था अपन ने। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये अपन पढ़ चुके, 135,218। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 225.20 लाख मीट्रिक टन। ये भी अपन ने स्लाइड में पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? अधिष्ठापन ऊर्जा क्षमता कितनी है? ये भी अपन ने स्लाइड में पढ़ा था, 23,321 मेगावाट की। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य का योगदान कितना है? तो 5.15% है। कितना है? 5.15। ये तो अपन ने स्लाइड में पढ़ा था, बिल्कुल सही है। प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपए है, जबकि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,35,218 है। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया था 1,35,218 है। ये अपन ने नहीं पढ़ा था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्रचलित कीमतों पर 1,50,326 है। ये भी बिल्कुल सही है, तो ठीक है ना, ये भी सही है। तो इसके दोनों आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य का सड़क घनत्व 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है ये सड़क घनत्व। अभी आर्थिक समीक्षा की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया है। राज्य में डाकघरों की संख्या 10,287 है। यह भी आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ मिला है हमें। इसके अलावा राजस्थान में दूर संचार ग्राहकों की संख्या, देखो अपने राजस्थान में टोटल जनसंख्या कितनी है? 6,85,00,000 2011 की जनगणना के तहत 6.85, और यहाँ पर 6.68 करोड़ दूर संचार के उपभोक्ता हो चुके हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया? देखो पहले पता था कितने विदेशी पर्यटकों ने, तब अपन ने 0.35 किया था। अब यहां पर आ रहा है कि कितने पर्यटकों ने, तो 220.24 लाख, क्योंकि यहां पर देशी पर्यटक भी तो राजस्थान में काफी आता है, काफी क्या सबसे ज्यादा ही आता है लगभग। तो 220.24 लाख पर्यटक इस कैलेंडर में राजस्थान में घूमने आए थे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, देखो सबसे पहले स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में कितने रहने का अनुमान है? कितने रहने का अनुमान है? चलो पढ़ चुके हैं ये तो, 81,231। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार
प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है। देखो ये प्रचलित कीमत पूछी है, तो शुद्ध से पहले जो प्रचलित कीमतों पर पड़ा था वो अपन ने पढ़ा था 11.96 है ना, 11,96,000, 11.96 पड़ा था। तो अब जो भी होगा वो इससे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि शुद्ध की बात हो रही है। अभी थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसी में पढ़ते हैं। तो जो शुद्ध है वो कितना है, तो थोड़ा सा इससे कम है, वो कितना है 10.78 है, ठीक है ना, 10.78 है। तो 10,78,903 करोड़ जो है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद है प्रचलित कीमतों पर। नेक्स्ट देखिए, राशन आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, देखो पहले प्रचलित था, अब क्या आ गया स्थिर। तो जो स्थिर कीमतों पर जीडीपी थी, सकल थी, वो थी 7.33। तो अब जो स्थिर कीमतों पर वो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, वो कितनी होगी, तो 6.48 है, ठीक है ना। तो 6.48, 6,48,142 करोड़ रुपए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कृषि गणना कितनी अवधि के बाद में की जाती है, तो प्रत्येक 5 साल में कृषि गणना की जाती है। सिंपल सवाल है, लेकिन कभी पूछा जाए तो 20वीं पशु गणना, अभी जो पशु गणना हुई थी वो 20वीं पशु गणना थी। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है, पूरे राज्य में देश का कुल कितना प्रतिशत पशुधन है। मतलब राजस्थान में, पूरे भारत में अगर 100 है तो 10.60 तो खाली राजस्थान के अंदर है, 10.60% पूरा पशुधन जो है वो राजस्थान में 10.60%। नेक्स्ट देखिए, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य का देश में कुल पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है। देखिए राजस्थान में पशुधन की संख्या में देखो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली उसका स्थान आ जाता है। तो राजस्थान का उसके बाद में अपन को मिल ही जाता है, कौन सा स्थान मिलेगा, दूसरा स्थान मिलेगा। ये थोड़ा सा सवाल है जो आंकड़ों का मिलान से संबंधित है। निम्न का 20वीं पशु गणना के अनुसार मिलान करना है, पशुधन और देश में प्रतिशत राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। ये सवाल है कि जो राजस्थान में पशुधन जो अपना है उसमें अपने देश के अंदर क्या प्रतिशत रहता है, ठीक है। तो गोवंश जो है वो पूरे भारत का, गोवंश जो है वो पूरे भारत का 7.23% है। कितने प्रतिशत है, पूरे भारत की 7.23% गायें जो है वो अपन को राजस्थान में मिलती है। भैंस जो है वो 12.47 और बकरियां जो है वो 14% और भेड़ जो है वो 10.64%। तो ये तो सीधा सीधा उत्तर आ गया 1, 2, 3, 4। तो ये इसका आंसर हो गया 1, 2, 3, 4। गोवंश जो है वो 7.23%, भैंस जो है वो 12.46%, बकरियां 14% और भेड़ जो है 10.64% पूरे भारत की राजस्थान के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नवीन पशु गणना जो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है, 567.76 लाख पूरे पशु, लगभग पशुधन जो है वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में नवीन कृषि गणना कब हुई है, राजस्थान में नवीन जो कृषि गणना जो अपन हर 5 वर्ष में होती है वो कब हुई थी, 2015-16 में नवीन कृषि गणना हुई थी। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है, जो पूरा का पूरा सिंचित क्षेत्र है भारत का, उसका कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र जो है वो राजस्थान के अंदर है, तो वो कितना प्रतिशत है, लगभग 11%। और इतना ही 10.41 अपना राज्य का क्षेत्रफल भी देखेंगे तो भारत का 10.41% टोटल क्षेत्रफल अपन को मिलता है, तो इतना ही सिंचित क्षेत्र भी मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असत्य कथन बताइए, निम्न में से असत्य कथन बताइए। राज्य में कुल 567.76 लाख पशुधन है, ये अभी अपन ने पढ़ा। राज्य में कुक्कुट की संख्या 146.23 लाख है, बिल्कुल सही है। राज्य में कुल पशुधन का 10.86% हिस्सा जो है वो राज्य के पास में है। तो ये तीनों ही कथन सही है, असत्य इसमें नहीं है, तो सभी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखिए, नवीन पशु गणना के अनुसार राज्य में गत गणना की तुलना में पशुधन की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, क्या ये पशु बढ़े हैं, पशु कम हुए। तो याद रखना इसमें 1.66% की, ये परसेंट आया नहीं, 1.66% की कमी हुई है। नेक्स्ट देखिए, चलो इतनी ही है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। मैंने आपको बहुत ही रैपिड फास्ट राउंड में ये आपको सारे सवाल करवाए हैं, और इसलिए करवाए हैं क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको इनको डीप में समझा सकता, और ना इस पर ज़्यादा डिस्कस करने का समय है, क्योंकि आपके पास में अन्य ऐसे कई विषय हैं जिस पर आपको अंतिम समय में रिवीजन करने के लिए भी समय चाहिए होगा। तो मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसे प्रश्न जो मुझे लगते हैं कि ये पेपर में आपको ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे पेपर में जो आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं वो मैंने इन 3 क्लासों के अंदर आपको पढ़ाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो। आप ये तीनों क्लासेस ज़रूर देख के जाएँ। आपको आने वाले एएसओ और वीडियो के पेपर में इसमें से कई प्रश्न हूबहू मिलने के पूरी संभावना है। इसी के साथ आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके पेपर के लिए। धन्यवाद।